Hello, everybody. How are you all? Hope you are all doing great. And this is Anuj. And आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ फॉर्म्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आईबीपीआई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रेगुलेशंस के अंदर दी गई है। और ये सारे फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सीआरपी प्रोसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। तो आज की जो वीडियो है अपन का, उसमें हम लोग वेरियस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि सीआरपी रेगुलेशंस में दी गई है। और ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ एक फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा, और सेकंड वीडियो होगा उसमें भी कुछ एक फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा। दिस वीडियो विल बी हैविंग टू पार्ट्स, राइट। तो देखते हैं हमारी क्या प्रेजेंटेशन है। तो अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रेगुलेशन जो है, इसके अंदर वेरियस फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड, राइट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीआरपी प्रोसेस। तो आईबीपीआई सीआरपी रेगुलेशंस के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स दी गई है, और वो तमाम फॉर्म्स को अलग अलग टाइम पे सबमिट करना होता है, राइट। These forms are very much crucial with timelines and procedural requirement। दोस्तों, ये जो फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म्स को कब सबमिट करना होता है, फॉर्म को कौन सबमिट करेगा, फॉर्म्स को कहाँ पे सबमिट की जानी है, ठीक है, उसकी अपनी प्रोसीजरल नॉर्म्स है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग द फॉर्म्स, मुझे थोड़ा सा एक जानकारी देने की ज़रूरत ऐसा लग रही है कि शायद जो न्यू व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द फॉर्म्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीआरपी प्रोसेस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई डिस्कशन है नहीं, केवल हम फॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। तो एक छोटी सी डिस्कशन सीआरपी प्रोसेस के ऊपर हम आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि गाइस, सीआरपी प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जब आप इस नाम को ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से, यदि आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे जो इस आईबीसी कोड के अंदर ली गई है वो कंपनी और एलएलपी की रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात की गई है, ठीक है। और उस कॉर्पोरेट और इंसॉल्वेंसी की रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट का मतलब जो यहाँ पे है। देखो, कॉर्पोरेट की डेफिनेशन तो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो और सीआरपी रेगुलेशन, यहाँ पे जो बात की गई है, कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इनकी जो इंसॉल्वेंसी है, दिवालियापन है, उसकी समाधान की प्रक्रिया की बात की गई है। और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो जो सेक्शन 7, एप्लीकेशन बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी प्रोसेस, राइट, सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर मीन्स कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स कंपनी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेक्शन 9, सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कैन ऑल्सो स्टार्ट सीआरपी प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर मीन्स कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। यदि ये डिफॉल्ट करती है, ठीक है, देयर इज डेट, देयर इज अ डिफॉल्ट, देयर इज नो डिस्प्यूट्स, यदि ये तीनों क्राइटेरिया मीट करती है, तो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स can initiate CRP process against the corporate debtor, ठीक है। However, debt should be more than 1 crore rupees. Earlier it was 1 lakh rupees, but after amendment, ठीक है, it has been increased by Ministry of Corporate Affairs, uh,
दैट इज 1 करोड़ और मोर होनी चाहिए डेट, तभी जा करके सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। एंड वंस द सीआरपी प्रोसेस इज स्टार्टेड, तो जो सीआरपी प्रोसेस की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे सीआरपी इनिशिएट होगा वहां से सीआरपी प्रोसेस चालू हो जाएगा, है ना। और सीआरपी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कंपनी की जो दिवालियापन है, जो इंसॉल्वेंसी है, उसको कैसे रिजॉल्व की जाए, उसके लिए डिटेल प्रोसीजर्स दी गई है। और वो प्रोसीजर्स आईबीबीआई की जो सीआरपी रेगुलेशंस हैं उसके अंदर दिया गया है। और आपको सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स टिल सेक्शन 33 तक आपको जो सेक्शंस हैं आईबीसी की वो भी देखना पड़ता है। रीड विथ आईबीबीआई सीआईआरपी रेगुलेशन 2016 अमेंडेड टिल नाउ, ठीक है। तो गाइस एक छोटी सी ये डिस्कशन है। तो इन बिटवीन सीआरपी इनिशिएट होने के बाद सीआरपी प्रोसेस की क्लोजर तक जो प्रोसेस होती है, इस बीच में, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स को सबमिट किया जाता है, आइदर फॉर सबमिशन ऑफ द क्लेम्स, ठीक है। और कुछ एक सीआरपी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए जो फॉर्म्स हैं आईबीबीआई को भी फाइल करना होता है। तो इन दिस वीडियो we will having discussion on each and every forms and detailed knobs of uh, about the forms। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है वो फॉर्म ए है, ठीक है। फॉर्म ए, फॉर्म ए होता क्या है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट की फॉर्म है। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी, जो सीआरपी इनिशिएट होती है उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट है। एंड इनवाइटिंग स्टेक होल्डर्स टू सबमिट क्लेम्स टू द आईआरपी कि कंपनी का सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, मोरेटोरियम डिक्लेयर्ड हो गया है। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटीमेट किया जाता है कि इफ दे आर हैविंग एनी क्लेम्स on the corporate debtors then they can submit their claims to the IRP, ठीक है। और गाइस ये जो फॉर्म है इसकी डिटेल्स प्रोविजंस कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो आईबीबीआई की सीआईआरपी रेगुलेशन 6 जो है वो बतलाती है कि फॉर्म ए क्या होगा, इसके कंटेंट क्या होगा, इसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्म ए कहाँ पे दी गई है, रेगुलेशन 6 में दिया गया है। अब यदि हम लोग बात करें कि ए फॉर्म को क्यों इशू किया जाता है, तो जो आईआरपी है मस्ट मेक पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ सीआरपी ऑफ इनिशिएशंस। इसमें इसकी लीगल प्रोविजंस आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर दी जाएगी, जो कि कहता है ड्यू डेट होता है इस फॉर्म्स का विद इन 3 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी। जब भी सीआरपी स्टार्ट होगा उसके 3 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म को इशू करना है। और विद इन 3 day इज द मैक्सिमम टाइम, बट एट द अर्लीस्ट जितने भी जल्दी हो सके इनिशिएशन के बाद ये फॉर्म्स को आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी पब्लिश्ड इन 2 न्यूज़पेपर्स, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश की जानी चाहिए। वन शुड बी इंग्लिश एंड वन शुड बी द रीजनल लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पब्लिश की जानी चाहिए। शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, क्लेम सबमिशन प्रोसेस एंड सीआरपी टाइमलाइंस। तो देखो इसमें कुछ एक चीजें होती हैं। पहले नेम ऑफ सीडी आ जाएगा, है ना। नेम ऑफ सीडी, जो सीडी है उसका नेम क्या है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको सिन नंबर आएगा, सिन है, एल एल पिन होगा यदि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ आईआरपी आएगा, ठीक है। नेम ऑफ आईआरपी हो आएगा, एड्रेस ऑफ सीडी आ जाएगा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स आ जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको जो हमारा फॉर्म ए है उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये फॉर्म फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ये फॉर्म कौन कौन सबमिट करेगा, तो आईआरपी जो होगा ना, आईआरपी सबमिट करेगा विद इन 3 days ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी की जाएगी, ठीक है। और 2 न्यूज़पेपर में की जाएगी, ठीक है। आउट ऑफ विच वन शुड बी इंग्लिश और अदर वन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और इसके जो कंटेंट्स होंगे, नेम ऑफ सीडी, सिन ऑफ सीडी, ठीक है, एल पिन ऑफ सीडी, एड्रेस ऑफ सीडी, नेम ऑफ आईआरपी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, उसके बाद लिंक फ्रॉम वेयर द स्टेक होल्डर्स कैन
गेट द एक्सेस ऑफ द फॉर्म्स, वो सारी चीज़ें दी जाएगी। तो यू कैन चेक आउट द कंटेंट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट बाय विजिटिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ IBPI, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सेकंड जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म बी, प्रूफ ऑफ क्लेम्स बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, फॉर्म बी जो है वो क्लेम की फॉर्म्स है, और ए फॉर्म्स कौन सबमिट करता है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑफ किसका, CD, कॉर्पोरेट डेटर का जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो फॉर्म बी सबमिट करेंगे। ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर द सप्लायर ऑफ, ठीक है ना, सप्लायर ऑफ, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आप यदि सप्लायर हो गुड्स और सर्विसेज का, तो आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है IBC के अंदर, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, गवर्नमेंट क्लेम्स जो है उसको भी क्लेम फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है, एक्सेप्ट सम गवर्नमेंट क्लेम्स। नॉर्मली जो गवर्नमेंट की क्लेम है उसको फॉर्म बी के अंदर सबमिट करना होता है। जैसे कि अब PF की क्लेम है तो उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाता है कुछ एक केसेस में, तो उनको क्लेम फॉर्म से ही सबमिट करना है। बट नॉर्मली जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन सबमिट द क्लेम फॉर्म भी। अब इसकी जो प्रोविजंस आपको है वो रेगुलेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेगुलेशन 7 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, you can check out regulation 7, where you will get the form B, और इसके क्या प्रोविजंस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्लेम कितने दिनों में सबमिट की जाती है, तो विद इन 14 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CRP, जब CRP स्टार्ट होता है तो उसके 14 डेज के अंदर ए फॉर्म को सबमिट करना होता है किसको, IRP के पास। ठीक है, जब आप क्लेम सबमिट कर रहे होंगे तो आपको क्लेम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिकॉर्ड जो भी है, प्रूफ ऑफ क्लेम्स कि यस आपका क्लेम CD के ऊपर बनता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये इस्टेब्लिश कर पाएगा कि यस देयर इज ए क्लेम ऑन द CD, तो you have to annex all those documentary evidence along with your claims, and then properly you have to sign your claims and get it submitted to the IRP। ठीक है, उसके बाद इसमें वही है कि प्रूफ में होनी चाहिए इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, यदि आपका कोई है एग्रीमेंट है तो वो सारे चीज आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, अब देखो गाइज, ये जो डेट 14 डेज है, ऑल दो यहाँ पे जो क्लेम सबमिशन की डेट है 14 डेज है, यस, बट दे आर द सर्कमस्टांसेस, उस बीच में क्लेम्स को 90th डे तक सबमिट की जा सकती है। तो ये जो टाइमलाइन है, ऑल दो पब्लिक अनाउंसमेंट के अनुसार ये 14th डे के अंदर सबमिट करना है, बट ये 90th डे तक सबमिट की जा सकती है। ठीक है, पर फॉर दैट यू हैव टू चेक आउट रेगुलेशन 12। जो रेगुलेशन 12 है IBPI की, उसमें वो टाइम लाइन दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्लेम फॉर्म सी। क्लेम फॉर्म सी क्या है, बेसिकली दिस फॉर्म इज फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक, NBFC, ठीक है, और अदर पर्सन्स हु प्रोवाइडेड फाइनेंस टू द कॉर्पोरेट डेटर लोन के फॉर्म में। ठीक है, लोन दी है या फिर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड किया है कॉर्पोरेट डेटर को, तो उनके लिए जो फॉर्म्स है वो क्लेम फॉर्म सी है। ठीक है, अब क्लेम फॉर्म्स सी भी सबमिट करने की जो टाइम लाइन है दैट इज 14 डे, and extended timeline is 90th day from the ICD, 90th day, and this timeline is, although पब्लिक अनाउंसमेंट में आपको यही देखने को मिलेगा कि विद इन 14 डे फ्रॉम द ICD यू नीड टू सबमिट योर क्लेम फॉर्म टू द IRP, एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइन इसका भी अगेन 98th डे है। ठीक है, कब 98th डे आपको मिलेगा, यू हैव टू जस्ट must be having a valid reason of not submitting the claims within 14 days of ICD, तो आपको वो बताना पड़ेगा IRP को, राइट। तो क्लेम फॉर्म सी की जो प्रोविजंस हैं यू कैन चेक आउट इन द रेगुलेशन 8 ऑफ CRP रेगुलेशंस। ठीक है गाइस, एंड
दिस क्लेम फॉर्म्स यू मस्ट इंक्लूड द फाइनेंशियल एग्रीमेंट, जो सीडी और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट और डीड एग्जीक्यूट हुआ हो, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो सकता है, लोन सैंक्शन लेटर हो सकता है, या फिर अदर जो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो यू नीड टू annex all these documents with your claims, so it becomes easier for IRB to verify your claim and establish your uh, claim, right? So these are the requirements for the claims of financial creditors, right? नेक्स्ट जो हमारा क्लेम फॉर्म है वो क्लेम फॉर्म डी है। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्लेम फॉर्म डी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लेम है वाई किसके द्वारा सबमिट किया जाता है, तो वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज के द्वारा एक क्लेम फॉर्म को सबमिट किया जाता है, किसको, आईआरपी को। और इसकी जो प्रोविजंस हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि क्लेम फॉर्म डी की क्या फॉर्मेट्स होंगे, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप इसकी जो तमाम प्रोविजंस हैं रेगुलेशन 9 के अंदर देखने को मिलेगा। रेगुलेशन 9 ऑफ IBBICRP रेगुलेशंस, ठीक है। एंड अगेन दिस फॉर्म इज सबमिटेड बाय इंडिविजुअल वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज। जो इंडिविजुअल वर्कमैन है एंड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब की गई है। और इसका भी ड्यू डेट है जो कि 14 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CRP। जिस भी विद इन CRP प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ से 14 डेज के अंदर ये क्लेम को आपको ये फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। एंड दिस डॉक्यूमेंट और ये क्लेम फॉर्म जो डी है इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, इट बिकम्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपनी सैलरी स्लिप, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ऑफर लेटर हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो, एंड प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन जो दी जाती है, ठीक है, वो तमाम चीज़ को आपको लगाने हैं। एंड एनी अदर documents which is available with the employees or workmen, they can annex all these documents with claim form D, show आपकी क्लेम को वेरीफाई करने में आसानी हो और डेट को प्रूव करने में आसानी हो, ठीक है, जिससे कि आपका क्लेम एडमिट हो पाए। तो यदि आप कंपनी के वर्कमैन हैं और एम्प्लॉयज हैं और आपको पैसे नहीं मिला है कॉर्पोरेट डीलर से, तो यू नीड टू सबमिट क्लेम फॉर्म डी टू द IRP। और IRP की टेन्योर जा चुकी है, अब उसमें RP फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो विद इन यदि 14 डेज आप कर रहे हैं, ऑल्दो यू नीड टू सबमिट दिस claim form 14 days of the commencement of CRP. But in any case, if you could not submit your claim form within 14 days, then you can submit the claim form in the extended time period of 90 days. But you have to just give the reason why you have delayed in submission of claims, ठीक है। And along with the claim form, you need to submit all the documentary evidence which you are having pertaining to the claim, so your claim can be admitted easily, है ना। तो वो चीज़ें हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट जो हमारा है क्लेम फॉर्म ई। क्लेम फॉर्म ई है क्या, प्रूफ ऑफ क्लेम्स बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज। अब एक क्लेम फॉर्म कौन फाइल करता है, तो यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज। वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज जो हैं उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। लेट्स से कि एक कंपनी है, उस कंपनी में हजारों वर्कमैन हैं, हजारों एम्प्लॉयज हैं, तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट की जाएगी बाय द वर्कमैन और एम्प्लॉयज। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, दे विल बी ही विल बी सबमिटिंग क्लेम्स टू द IRP on behalf of all the workmen and employees. Now, the provisions pertaining to the submission of claim form E can be checked under regulation 9। तो regulation 9 के अंदर आपको इसके provisions देखने को मिलते हैं। And again, this claim form is to be submitted within 14 days from the commencement of CIRP। And along with the claim form E, you need to submit all the documentary evidences, ठीक है, list of claimants, proof of authorizations and other जो documents हैं जो कि substantiate करता हो कि yes there is a claims on the corporate debtor,
तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, राइट? But one thing should be noted, that what are the difference between claim form D and claim form E? Because both the claims form is for the workman and employees. तो guys देखो, claim form D के अंदर जो है, इंडिविजुअल वर्कमैन और एम्प्लॉयज जो हैं वो खुद से अपना क्लेम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, बट इन क्लेम फॉर्म ई इट इज सबमिटेड बाई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन एंड एम्प्लॉय। तो यहाँ AR के द्वारा क्लेम सबमिट की जा रही है, बट इन क्लेम फॉर्म डी इंडिविजुअल जो वर्कमैन है और एम्प्लॉयज है वो जाकर के अपना क्लेम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, किसको? IRP को, राइट? अगेन दिस फॉर्म इज टू बी सबमिटेड विद इन 14 डेज। यदि 14 दिन के अंदर नहीं हो पाया तो जो एक्सटेंडेड टाइम लाइन्स है उस टाइम लाइन के अंदर फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, राइट? सो आई होप फॉर्म इज ऑल्सो क्लियर नाउ। फॉर्म इफ, that is proof of claims by the other creditors. Guys, अदर क्रेडिटर्स में कौन कौन आते हैं? तो OC, FC, एम्प्लॉयज, ठीक है? इनमें से कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं करने वाले क्रेडिटर्स किस में आ जाएंगे? अदर क्रेडिटर्स। क्योंकि OC के लिए हमने फॉर्म्स देख लिया, FC के लिए हमने फॉर्म्स देख लिया, एम्प्लॉयज के लिए एंड वर्कमैन के लिए देख लिया, एम्प्लॉयज और वर्कमैन के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो फॉर्म है वो देख लिया। तो इन क्रेडिटर्स के अलावा जो अदर क्रेडिटर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? अदर क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, और उनके लिए जो फॉर्म्स दी गई है वो फॉर्म एफ है। और फॉर्म एफ से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं देखने को आपको रेगुलेशन 9A के अंदर मिलता है। गाइस, पहले at the initial time there was no provision pertaining to the claim form if, but later on there was some amendment in IBBI CRP regulations, and one new regulations was added, that is regulation 9A। और 9A के अंदर एक फॉर्म प्रेस्क्राइब की गई है, that is form F for the other creditors. Now the timeline of this form is again 14 days। 14 दिन के अंदर ही आपको ये फॉर्म को सबमिट करना होता है, ठीक है, of the commencement of CRP process। and in any case if you could not submit the claim form within 14 days, then this claim form can be submitted in the extended time period जो कि 90 days का है, ठीक है? but you must have to give the reasons why you could not submit the claim form within 14 days, why, what was the reasons for delaying in the submission of the claims, not right? So guys, अब इसमें क्या है कि आपको रिकॉर्ड ऑफ जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स pertaining to the your claims, you must annex all those documents with your claim, so your claim can be submitted easily, right? Next, claim form G। claim form G है क्या? that is invitation of expression of interest by RP। कंपनी की जब UI मंगवाया जाता है तो वो क्लेम फॉर्म G के अंदर मंगवाया जाता है। एंड द प्रोविजंस, डिटेल प्रोविजंस pertaining to the form G you can check out in regulation 36A of IBBI CRP regulation। तो रेगुलेशन 36A के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। सो पर्पस की हम लोग बात करें कि फॉर्म जी क्यों इशू किए जाते हैं, तो इसका पर्पस होता है टू इनवाइट पोटेंशियल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ठीक है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना होता है। हम लोग ये इनवाइट करते हैं कि दिस कंपनी इज अंडर CIRP, ठीक है? एंड इफ एनी इन्वेस्टर्स, इफ एनी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर विलिंग टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, सबमिट द UI फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, corporators can submit their UIs, ठीक है? तो form is basically an invitations to the prospective resolution applicants to submit the claims. The legal provision form G can be checked under regulation 36A of IBBI CRP regulations, and due date of submission of this claim is 75th days from the commencement of CIRP। CRP प्रोसेस जिस दिन स्टार्ट होगा वहां से डे के अंदर आपको ये फॉर्म्स को क्या करना है? सबमिट करना है, ठीक है? एंड इसके साथ कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स जो होती है, उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रोसेस डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन ऑफ UI। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी बनाना पड़ेगा, और उस डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली हम लोग कुछ एक नॉर्म्स को देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है? उसके बाद UI सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होने वाली है, ठीक है? उसके बाद सबमिशन UI सबमिट करने की प्रोसीजर्स क्या होगा, ठीक
तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को दी जाती है, ईएमडी अमाउंट क्या होने वाली है, ठीक है, ईएमडी रिफंड से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। तो गाइज इसके ऊपर ना डिटेल प्रोसेस नोट प्रिपेयर करना होते हैं, तो उसकी एक अपनी डिटेल्ड कंटेंट्स होती हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग उसके ऊपर अभी बात कर पाए। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्म सी जो बेसिकली होता है यूआई को इनवाइट करने के लिए इशू की जाती है, और यूआई इनवाइट करने की जो लीगल रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन 36A के अंदर आपको देखने को मिलता है। 75th डे फ्रॉम आईसीडी यू नीड टू इनवाइट इशू फॉर्म जी, ठीक है, फॉर्म जी 75वें दिन तक आपको इशू कर देना चाहिए। एंड इसके लिए प्रोसेस डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स who express their interest to submit the UI। तो जिनका भी एक्सप्रेशन आता है UI सबमिट करने के लिए, तो you need to give the process document to the PRA, राइट। तो ये चीज़ हमारा था फॉर्म जी से रिलेटेड। नाउ जो 8 पॉइंट है हमारा फॉर्म एच से रिलेटेड है। फॉर्म एच क्या होता है सीआरपी प्रोसेस के अंदर? तो फॉर्म एच एक तरीके का कंप्लाइंस सर्टिफिकेट होता है फॉर द रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान की कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो होती है फॉर्म एच होता है। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट आपको रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 4 में देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड टू द एनसीएलटी। जब हम लोग रेजोल्यूशन प्लान की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एनसीएलटी में, वंस द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, देन वी नीड टू अप्रूव हो या ना हो, इन बोथ द केसेस वी नीड टू कंप्लाइंस सर्टिफिकेट तो आईबीबीआई को देना ही पड़ता है। अप्रूव होता है तो रेजोल्यूशन प्लान को सीओसी, वंस द रेजोल्यूशन प्लान approved, then we need to file an application to the NCLT along with Form H for approval of the resolution plan, ठीक है, sanction of resolution plan by the NCLT। NCLT का फाइनल लोड मिलने के बाद प्लान क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आएगी, ठीक है। और इन एनी केस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होती है तो वी नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर। इन दैट केस आल्सो वी नीड टू सबमिट फॉर्म एज। उस केस में भी फॉर्म एज को सबमिट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन एनी केस प्लान अप्रूव कर दी जाती है सीओसी के द्वारा, या फिर प्लान को रिजेक्ट कर दी जाती है सीओसी के द्वारा। इन बोथ द केसेस वी नीड टू सबमिट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट दैट विल बी इन फॉर्म एज, ठीक है। तो कह सकते हो कि डिटेल टाइमलाइन होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिस भी दिन सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट होता है वहां से लेकर के टिल द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी, जितने भी इवेंट्स ड्यू होती है, ठीक है, उस इवेंट्स की ड्यू डेट क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लाइंस क्या है उन सारे इवेंट्स का। तो डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल टाइमलाइंस होती है फॉर्म एज के अंदर, राइट गाइज। उसके बाद लीगल प्रोविजन तो हमने क्या बता दिया आपको कि रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 4 के अंदर होता है, और ड्यू डेट इसमें इसका बेसिकली वही है कि रेगुलेशन प्लान की अप्रूवल एप्लीकेशन के साथ या लिक्विडेशन के एप्लीकेशन के साथ हमारे को सबमिट करना है, ठीक है। नाउ फॉर्म आई, गाइस ये भी फॉर्म आई है, अभी रिसेंटली इशू मतलब इंसर्ट किया गया है आईबीबीआई सीआरपी रेगुलेशंस में। अर्लियर देयर वाज नो फॉर्म पर्टेनिंग टू द फॉर्म आई। फॉर्म आई के नाम से कोई फॉर्म नहीं था, बट रिसेंटली अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट के थ्रू दो रेगुलेशंस को ऐड ऑन किया गया आईबीबीआई सीआरपी रेगुलेशंस में, रेगुलेशन 39B एंड रेगुलेशन 39C, ठीक है। तो जो पर्पस है फॉर्म आई का, बेसिकली इफ नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं की जाती तो आरपी रिक्वेस्ट करेगा लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर, ठीक है। तो सीडी का क्या किया जाएगा, सीडी की जो है लिक्विडेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। एंड रेगुलेशन 39B और 39C, और ड्यू डेट बिफोर द सीआरपी एंड्स 180 डेज और 330 डेज। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें हैं, तो इट मस्ट इंक्लूड द रीजन ऑफ लिक्विडेशन एंड अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। तो फॉर्म आई लगाना पड़ेगा। अब स्टिक टाइमलाइंस होगा, नॉन कंप्लायंस विथ फॉर्म सबमिशन डेडलाइंस कैन पेनल्टीज एंड डिले इन सीआरपी, ठीक है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज हमारे को लगाना पड़ेगा। तो दिस इज
फॉर्म आई का पर्पस यही है कि यदि कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, रेगुलेशन प्लान नहीं आता है, ठीक है, और ड्यू टू दैट रीजन कंपनी इज गोइंग इन लिक्विडेशन, तो वहां पे फॉर्म आई को लगाना पड़ेगा लिक्विडेशन एप्लीकेशन के साथ, बिकॉज एनसीएलटी इस चीज को चेक करेगी कि वेयर इज योर फॉर्म आई। ठीक है गाइस। नाउ ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। जो पार्ट वन है हमारी डिस्कशन की, फॉर्म सीरीज की डिस्कशन जो है, इसकी पार्ट वन कंक्लूड होती है। और इसमें मैं कुछ एक चीज़ आपको बतलाना चाहूँगा कि जितने भी फॉर्म्स के बारे में हमने अभी डिस्कशन की, फॉर्म्स फॉर्म ए टू फॉर्म आई, ये सभी फॉर्म्स की अपनी टाइम लाइन्स हैं और अपनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो यू नीड टू, जो भी फॉर्म्स आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपसे यही है कि उस फॉर्म से रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ आईबीबीआई सीआरपी रेगुलेशंस, आप उस रेगुलेशंस को बिल्कुल चेक करें। ठीक है, रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ें एंड देन उस फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, क्योंकि यदि इन सारे फॉर्म्स में कोई भी एरर आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर होंगे। सीवियर होने का मतलब ये है कि सपोज करो कि फॉर्म ए जो आपने दी है, ठीक है, फॉर्म ए जो होता है पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट में लेट से कि आपने कंपनी का सिन नंबर गलत लिख दिया, या फिर कंपनी की एड्रेस गलत डाल दिया, या फिर नेम में कोई गलती होगी, या फिर आईआरपी की नेम में गलती होगी, तो अगेन आपको जो पब्लिक अनाउंसमेंट की न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया था उसमें आपको कॉरिजेंडम देना पड़ सकता है। सो कहीं ना कहीं आपका अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, वेस्टेज ऑफ मनी होगी, एंड समहाउ इट आल्सो अफेक्ट्स टू द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशनल। सो आपको ध्यान से फॉर्म को सबमिट करना है। लेट से अनदर एग्जांपल कि यदि फॉर्म बी है, उसमें फॉर्म बी में आपने कोई जो डिटेल्स दिया है वो गलत दे दिया है, तो इट क्रिएट डिफिकल्टीज। ठीक है, इट विल क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर आईआरपी और आरपी वाइल वेरीफाइंग योर क्लेम्स। तो आपका क्लेम वेरीफाई होने में टाइम लग जाएगा, आपका एडमिशन लेट होगा क्लेम का, तो यू विल हैव टू फेस डिफिकल्टीज देयर एज वेल। सो जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें आप करेक्ट, ठीक है, ट्रू, करेक्ट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दो अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वट एवर यू आर हैविंग। आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें लगा करके सबमिट करो। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं आज की जो हमारी डिस्कशन है, कि जितने भी फॉर्म्स हैं उसके स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं। ठीक है, उस टाइमलाइंस के साथ आपको विद इन द टाइमलाइंस आपको फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, नॉन अधेरेंस ऑफ टाइमलाइंस कैन कॉज पेनल्टीज, और कह सकते हो कि आपको पेनल्टीज लगाया जा सकता है आपके ऊपर। पेनल्टीज क्या, इन सारे फॉर्म्स में तो चलो पेनल्टीज नहीं है, बट आपके काम डिले हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके पास तो वो भी आप उसको लगा के दो। ठीक है, क्लेम के साथ स्पेसिफिकली वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, उसके बाद आपके जो क्लेम्स हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा आईआरपी आरपी के द्वारा इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 13 ऑफ सीआरपी रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। पर्पस यही है कि जितने भी क्लेम्स यहाँ पे दी गई है उसका पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि पब्लिक अनाउंसमेंट, इन्विटेशन ऑफ यूआई एंड लिक्विडेशन रिक्वेस्ट मस्ट फॉलो द प्रोसेस ऑफ इंश्योर फेयरनेस। ठीक है, ये जो फॉर्म्स है पब्लिक अनाउंसमेंट, इन्विटेशन ऑफ यूआई एंड फॉर्म आई फॉर लिक्विडेशन रिक्वेस्ट, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। एंड तो यही है कंक्लूजन में, इसमें क्या है कि सीआरपी प्रोसेस अंडर आईबीसी इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड टाइम बाउंड, requiring strict compliances and IBBI regulations. So guys, यही था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन ऑन द फॉर्म्स। इसका मैं सेकेंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा एंड आई विल अपलोड द सेम ऑन द यूट्यूब वीडियो। होप कि इस वीडियो से आपको आसानी होगी हमारे इन तमाम फॉर्म्स को जानने में। थैंक यू वेरी मच।